हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो वो चल रही है, इसमें मैंने पोएम से रिलेटेड 2 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो उनको करवा रहा हूँ। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन आंसर उनको डील कर लिया है। आज उसके आगे के क्वेश्चन आंसर को हम डील कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पोएम के अंदर से बनने वाले सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उन सबको डील इस वीडियो में हम कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना 8 से लेकर जो भी आगे कंटिन्यूस क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को एक साथ हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। बेटा, जिसमें हमने इससे पहले वाली जो पोएम हमने पढ़ी थी द बाल पोएम, उसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है बेटा, तो इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला लिखा है कि व्हाई डज पोइट से, यानी पोइट क्यों कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी मैं जो है उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, दखल नहीं दूंगा। ही मैंने उसको, अब वो कौन है बेटा? वो अपना जो लड़का है ना, जिसकी बॉल खो गई, वो पानी के पास में खड़ा हुआ है और उस बॉल को देख रहा है एक टक होके, तो उस लड़के को इंट्रूड नहीं करने के लिए बोल रहा है पोइट। ऐसा क्यों बोलता है वो? ठीक है, ये लिखा है ना इसने कि व्हाई डज पोइट से, पोइट क्यों कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी मैं उसमें उस बात में उसके उस काम में दखल नहीं दूंगा, जो फील कर रहा है उसमें दखल नहीं दूंगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्यों है बेटा कि पोएट खुद चाहता है कि वो लड़का जो है ना, वो अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाए, अपने आप में वो एक इतना सक्षम अपने आप को बनाए कि वो किसी भी प्रकार के लॉस को बियर कर सके, सहन कर सके। इसीलिए पोएट जो इंट्यूट नहीं करता है। तो हमने आंसर लिखा है कि द पोएट सेज, यानी पोएट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्यूट ऑन हिम, यानी मैं उसको इंट्यूट नहीं करूंगा। ये बात तो मैंने प्रश्न से उठा के लिखी है। बिकॉज, क्यों कहता है ऐसा? बिकॉज ही वांट्स, क्योंकि वो चाहता है द बॉय मस्ट लर्न, ये लड़का जो है वो क्या करे बेटा? सीखे। लर्न करने मतलब सीखे क्या? द मीनिंग ऑफ लॉस, यानी कोई चीज जो हमारी खो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं किसी व्यक्ति के लिए, इस बात को समझाना चाहता है पोएट। कि वो लड़का खुद ही अपने आप में समझे कि हाँ, मेरे से जो बोल घूमी इसका मायना मेरे लिए क्या था और कैसे मैं इन चीजों से बच सकता हूँ, ये चीजें समझाना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन लिखा बेटा अपना कि व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन। यहाँ पर देख लो आप, सीधी बात है, अमांडा आ गई, यानी पोएम अपना चेंज हो गया। द बाल पोएम फिनिश होकर अमांडा नाम से एक पोएम अपना वो आ गया है। इसमें पहले थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ अमांडा की क्या है बेटा। इसमें एक अमांडा नाम की गर्ल है, उसको क्या करती है, उसकी मम्मी जी जो बार बार टोकती रहती है। यहाँ पर ऑब्वियसली बताया तो नहीं गया है कि मम्मी जी एक पापा या कौन है, कौन है उसकी फैमिली से, लेकिन एक अनुमान हम लगाते हैं कि भाई गर्ल से तो उसको अधिकतर उसकी मम्मी जी जो है वही डांटने का काम करती है। तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि उसकी मम्मी जी जो उसको डांट रही है, उसको बात बात पर डांटा जाता है, उसको नेक किया जाता है, समझाया जाता है, उसको सलाह दी जाती है कि ये कर, वो कर, ये मत कर, वो मत कर। तो ऐसी वाली चीजें जो इस पोएम में हो रही है। मम्मी जी उसको बार बार बोल रही है बेटा कि ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ, ये मत करो, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, ऐसा मत करो। तो ये चीजें क्या है, उसको परेशान कर रही है। और लड़की क्या कर रही है, इन चीजों से बचने के लिए अपने खुद की एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रही है, अपनी काल्पनिक दुनिया जो इसमें खो रही है। वो कभी सोचती है कि यार इससे बढ़िया है मम्मी जी की जो है ना, सुनने की बजाय जो मम्मी जी किटपिट करती रहती ना, इसकी बजाय तो मैं क्या करूं कि ऑर्फन बन जाऊं। मैं अनाथ होंगी तो मेरे को कोई डांटेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। अनाथ रहूंगी, मस्त घूमूंगी फिरूंगी गलियों में, है ना, पंछी बनू, उड़ती फिरू मस्त गगन में, वाला सॉन्ग सुना होगा ना आपने। तो इस टाइप से वो सोचती है कि मैं क्या बन जाऊं, ऑर्फन बन जाऊं। इसके बाद बात करते हैं, फिर वो सोचती है कि भाई ये काम करते अगर ऑर्फन नहीं बने मैं क्या बन जाऊंगी, मेरमेड बन जाऊंगी। अब मेरमेड क्या होती है बेटा? जल परी जो होती है ना, उसकी बात कल्पना करी गई है। वो देखी होगी रानी परी न, अटकटती परी न, भटकाती परी, वो वाली सिचुएशन है ना, वैसे उसको बोलते बेटा जल परी। मेरमेड क्या होता है कि कोई इंसान जो है वो हाफ ह्यूमन और हाफ फिश के रूप में होता है, उसको बोलते हैं मेरमेड, जल परी जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये कल्पना करती है कि मैं क्या बन जाऊंगी, मेरमेड बन जाऊंगी और समंदर में अकेली घूमती रहूंगी, इधर से उधर, कोई रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा। फिर एक कल्पना कर रही है कभी कि मैं काम करूंगी, मैं क्या बन जाऊंगी, रेपेंजल बन जाऊंगी। एक स्टोरी बेटा रेपेंजल की भी है। तो ये वाली स्टोरियां है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अमांडा को उसकी मम्मी जी डांट रही है वो, और उसकी खुद की इमेजिनेशन है, इन दोनों को एक्सप्रेस इस पोएम में किया गया। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं पहले वाले पर कि व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन। इन अमांडा जो वो ऑर्फन क्यों होना चाहती है बेटा? तो हमने लिखा है कि अमांडा वांट्स, यानी अमांडा चाहती है टू बी एन ऑर्फन, यानी ऑर्फन होना, एज क्योंकि शी वांट्स टू लिव अ फ्री लाइफ, क्योंकि वो क्या करना चाहती है बेटा, एक फ्री लाइफ जीना चाहती है, इसलिए वो बनना चाहती है ऑर्फन। मम्मी जी डांटे, इससे बढ़िया कि मैं ऑर्फन हो जाऊं, ये वाली कंडीशन है। वैसे गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ऑर्फन होने के बाद तो बहुत सारी समस्या आ जाती है लाइफ में। अभी तो हमारे साथ में पेरेंट्स जुड़े हुए ना, लाइफ जिंगल वाला है बेटा। जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट है, हमारे पास मम्मी पापा है, जब तक वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक की लाइफ बहुत ही बेस्ट लाइफ है। ठीक है। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन एज शी वांट्स टू लिव अ फ्री लाइफ, क्योंकि वो एक फ्री लाइफ जीना चाहती है, इसलिए वो क्या बनना चाहती है बेटा, ऑर्फन बनना चाहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट कुड अमांडा डू, यानी अमांडा क्या करेगी इफ, यदि शी वर अ मेरमेड, यानी वो क्या बन जाए बेटा, मेरमेड हो जाए। मेरमेड अभी बताया मैंने, जल परी, समुद्र में घूमती फिरेगी बेटा।
वही वाली पंछी बनूं, है ना, उड़ती हुई मस्त गगन में, वो वाली फीलिंग आ रही होगी आपको भी। ये मेरमेड भी वही अपना जो है ना, ये अमांडा भी वही वाली फीलिंग जो अपने अंदर रख रही है कि भाई अमांडा क्या हो जाएगी बेटा, मेरमेड हो जाएगी, क्या करेगी वो। तो हमने लिखा है कि इफ शी वर अ मेरमेड, यदि वो क्या बन जाए बेटा, मेरमेड बन जाए, इफ शी वर अ मेरमेड, तो वो क्या करेगी, शी कुड ड्रिफ्ट, वो क्या करेगी बेटा, ड्रिफ्ट करेगी। ड्रिफ्ट करेगी मतलब बहती रहेगी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि बिना मूवमेंट के हमारा बहना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट कहना, बहाव जिसको बोलते हैं ना। तो वो ड्रिफ्ट करती रहेगी इन इमेरल्ड सी, यानी एक शांत नीले कलर के समुद्र में, शांत समुद्र में क्या करती रहेगी, वो ड्रिफ्ट करती रहेगी, घूमती फिरती रहेगी, आगे मूव करती रहेगी। ये वाली स्टोरी जो है अमांडा फील करी अपने आप में कि यार मैं क्या बन जाऊंगी, मेरमेड बन जाऊंगी, मेरे को काम भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, पड़ी रहूंगी समुद्र में, चलती रहूंगी आगे आगे, ठीक है। तो ये 3 आंसर हमने इसमें देखे। देन इसके आगे वाले क्वेश्चन को चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडाज मदर आस्क हर टू डू और नॉट टू डू। यानी ये क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स, यानी कौन से ऐसे काम है, थिंग्स है, दैट जो कि अमांडाज मदर यानी अमांडा की मम्मी जी जो है वो आस्क यानी कहती है, हर इन उसको टू डू यानी करने के लिए, और नॉट टू डू यानी नहीं करने के लिए। कौन कौन सी ऐसी बातें जो मम्मी बोलती है हाँ तू ये कर, और कौन कौन सी ऐसी बातें जिसके लिए मम्मी बोलती है कि ये काम तू मत कर, ठीक है। तो ये हमें सजेस्ट करना है। तो देखो जब पोएम स्टार्ट होती है तो वो बोलती है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, है ना, एंड सिटी स्टेट अमांडा, ऐसे करके एक स्टेटमेंट आता है। तो बोलती है मम्मी जी 2-3 काम जो इसके लिए बिल्कुल सख्ती से मना करती है कि अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ, ठीक है, चॉकलेट्स मत खाओ, ठीक है। तो ये बातें हमें लिखनी है। और क्या करने के लिए बोल रही है वो, तो वो बोल रही है कि भाई अपना होमवर्क फिनिश कर लो, अपने रूम को क्लियर कर लो, अपने शूज को क्लियर कर लो। तो ये बातें हमने इसमें मेंशन करी है, बिल्कुल सिंपल लाइनों में लिखा है कि अमांडास मदर आस्क हर, यानी अमांडा की मदर जो है उसको कहती है नॉट टू बाइट हर नेल्स, यानी अपने नाखून को नहीं खाने के लिए पहले बोल रही है, ठीक है। बच्चों की आदत होती है मुंह में नाखून चबाए रहने की, काटते रहते नाखूनों को, ये सबसे बड़ी आदत है। तो इसके लिए मना कर रही मम्मी जी कि डोंट बाइट हर नेल्स अमांडा, यानी अपने नेल जो है इनको मत खाओ। एक और बात क्या लिखी इसने, हंच योर शोल्डर्स, यानी अपने शोल्डर्स जो है इनको मत झुकाओ। दूसरी बात होगी, एक तो ये होगी कि बाइट योर नेल्स, ये नहीं करना है बेटा, है ना। दूसरा हो गया बेटा हंच योर शोल्डर, एंड तीसरा हो गया ईट चॉकलेट्स, चॉकलेट भी नहीं खाना है। इन तीनों के लिए मम्मी जी जो क्या करती है बेटा, मना करती है। क्या लिखा हमने आंसर कि अमांडास मदर, यानी अमांडा की मदर जो है वो आस्क हर, इन उससे कहती है नॉट टू बाइट हर नेल्स, नाखून नहीं खाना, हंच शोल्डर्स और चॉकलेट को ईट करना, इन 3 काम से मना कर रही है। दूसरा क्या करने के लिए बोल रही है, हमने लिखा है कि शी आस्क हर, वो कहती है उसको टू सिट प्रॉपरली, यानी सही से बैठने के लिए। पहला काम क्या है, सिट प्रॉपरली, क्लियर द रूम्स, यानी रूम जो उसको क्लियर करना, एंड क्या करना बेटा एक और कि फिनिश हर होमवर्क, अपने होमवर्क को फिनिश करने के लिए वो बोल रही। तो ये 3 काम जो है बोल रही, क्या कि सिट प्रॉपर अच्छे से बैठो, क्लियर रूम, अच्छे से रूम साफ कर लो, और क्या करो बेटा, फिनिश होमवर्क। ये 3 काम हमें करने, और जो ऊपर मैंने बताया ये 3 काम मना कर रही है मम्मी जी ना। आंसर बड़ा बन रहा है लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है 3 नंबर तक में आ सकता है, या 2 नंबर में पूछे तो भी हम इसको छोड़ के तो नहीं आएंगे, क्या लिखना पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, यानी ये पोएम चेंज हो जाती है, यहां से ट्री वाली पोएम आ जाती है। इसको एड्रिन रिच ने लिखा है, ठीक है। कैसे पकड़ा मैंने, क्योंकि ये ट्री नाम की पोएम है, और इसका एक ट्रिक बताया था मैंने कि एड्रिन का पेड़ महंगा होता है, ठीक है। तो एड्रिन का पेड़ मतलब एड्रिन रिच, महंगा होता है के सेंस में, और पेड़ मतलब ट्री पोएम है अपना। चलो इसमें क्या होता है स्टोरी में बेटा, कि इसमें जो है ना पोएट ने बताया है कि ट्री जो है हमने क्या कर दिया कि जंगलों को काट काट के मकान बना दिए, फैक्ट्रीज लगा दिए, रेलवे स्थापित कर दिया, कारखाने स्थापित कर दिया हमने, रोड बना दिए, XYZ कॉलोनीज बना दिए, सब कर दिया हमने। तो रोड क्या कर दिया हमने, विनाश, अपने फॉरेस्ट का क्या कर दिया बेटा, हमने विनाश कर दिया। और उन पेड़ों की भरपाई हमने कैसे करी, अपने घरों में पेड़ों को लगाकर। लेकिन कभी भी हम घरों में पेड़ जो लगाते हैं ना, वो उन वनों की भरपाई नहीं कर सकते। और पेड़ों के अपने घरों के अंदर जो हमने पेड़ लगाए ना, वो पेड़ भी कभी हमारे घर के अंदर खुश नहीं रहते, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो कैसे कभी ना कभी क्या करेंगे कि मुंह कर जाएंगे जंगल की तरफ। तो ये इस पोएम का मेन इसेंस है कि भाई जो ना पेड़ बताए गए ना वो घर के अंदर, वो पेड़ बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने आप को कोशिश यही करता रहता है हर मोमेंट कि वो क्या चला जाए, कहाँ चला जाए बेटा, जंगल की तरफ चला जाए। तो ये इस पोएम का मेन इसेंस है। अब हम डायरेक्टली आंसर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि वेयर आर द ट्रीज, यानी पेड़ कहां पर है इन द पोएम, पोएम के अंदर पेड़ कहां पर बताए गए बेटा। तो देखो ऑब्वियसली पेड़ तो जंगल में होते हैं, लेकिन इस पोएम में बताया गया है कि पेड़ जो है कहां पर बेटा, घर के अंदर है। और आगे लिखा है कि वो टू देयर रूट्स, उनकी रूट्स जड़े, देयर ट्विंग्स उनकी टहनियां, एंड देयर लीव्स डू, ये क्या करती है। अगर मकान के अंदर जो पेड़ है तो उन पेड़ों की रूट्स जड़ें, उनकी ट्विंग्स और उनकी लीव्स जो है वो क्या करती है, तो ये सारा का सारा एक ही काम करती है, ट्राई करती है, कोशिश करती है एक्सप्रेशन करने का, बढ़ने का, भाव निकालने का,
और कहाँ जाने का, सीधे जंगल जाने का। कोशिश यही करती है कि ये क्या कर जाए बेटा, जंगल की तरफ मूव कर जाए। तो यही हमने आंसर में लिखा है कि द ट्रीज आर इन हाउस, इन ट्रीज जो काय में बताया गया बेटा, हाउस के अंदर बताया गया, मकान के अंदर बताया गया, इन द पोएम। ये पहले का आंसर हो गया, वेयर आर द ट्रीज इन द हाउस या इन द पोएम। यानी पहले प्रश्न का हमने आंसर फिनिश कर लिया। पूछा था कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, यानी पोएम के अंदर ट्रीज को कहां बताया गया है, तो हमने लिखा है कि ट्रीज आर इन द हाउस इन द पोएम, यानी ट्रीज को हाउस के अंदर बताया गया है पोएम में। बताया ना, पेड़ जो है वो घर के अंदर है। दूसरा है कि व्हाट ट्रू देयर रूट्स देयर ट्विंग्स एंड देयर लीव्स डू, तो हमने लिखा है कि देयर, प्रश्न से लिखना का काम कर दिया मैंने कि देयर रूट्स देयर ट्विंग्स एंड देयर लीव्स, और सिर्फ इतना से याद करना है, ट्राई टू से कर लो कि ट्राई टू मूव फ्रॉम क्रैक्स, वो कोशिश कर रहे हैं बेटा क्रैक्स से मूव करने की, कि क्रैक्स से कहीं न कहीं दरारें हो, कहीं न कहीं गैप हो, उन गैप से वो बाहर निकल जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट कंपेयर, पोइट क्या कंपेयर करता है, द ब्रांचेस टू, यानी ब्रांचेस से किसको कंपेयर करने का काम कर रहा है। ये जो पेड़ है ना, इसकी ब्रांचेस जो है, शाखाएं जो है, वो किसके जैसी इसको लग रही है पोइट को, ये इन ब्रांचेस को किससे कंपेयर करने का काम करता है। तो बेटा ब्रांचेस को कंपेयर कर रहा है पोइट सीधा पेशेंट से। क्यों? क्योंकि पेशेंट भी क्या होता है, बहुत ही वीक कंडीशन में होता है और मूवमेंट नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से। इसी प्रकार से अगर घर के अंदर पेड़ होंगे ना, तो वो भी काफी वीक कंडीशन में होंगे और उनका भी संपूर्ण विकास नहीं होगा, वो विकसित नहीं हो पाएंगे। हमने लिखा है कि द पोइट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी पोइट ने क्या किया बेटा, ब्रांचेस को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर करने का काम किया है। तो अधिकांश चीजें ऐसी हैं बेटा जो अपनी क्वेश्चन में से मैच हो रही है और हमने लिखा है। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग का। तो इस वाले आंसर के अंदर थोड़ा सा लगेगा आपको कि कहीं कहीं बड़ी बड़ी स्पेलिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट लाइन में तो कुछ भी नहीं, बाइट करना पड़ेगा आपको, BIT ही है स्पेलिंग में और ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं उसमें। नेल्स भी हो जाएगा। शोल्डर देख लेना, ठीक है, इसको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, शोल्डर है ना, तो शुड तो याद है, SHOULD ना, शुड में ER लगा देना। वुड कुड शुड लिखते ना, तो शुड में क्या कर देंगे, ER लगा देंगे, तो सोल्जर हो जाएगा, शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ईट चॉकलेट देखना, चॉकलेट हो जाएगा, चॉकलेट। आस्क हर टू सीट प्रॉपर देखना ना, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हर रूम्स एंड फिनिश देखना, फिनिश। होमवर्क तो ही आपको आता ही ऑलरेडी, बहुत सारी बार लिखा होगा ना, होमवर्क तो लिखते ही हम, HOME होम और फिर वर्क। अच्छा, इसमें देखते हैं तो इसमें तो शायद तक कोई स्पेलिंग नहीं है जो ज्यादा डाउटफुल है, सिंपल स्पेलिंग है। अच्छा, इसमें देखना, इसमें थोड़ी एक दो बनेगी कि कंपेयर तो प्रश्न में ऐसी, ब्रांचेस का देख लेना, ब्रांचेस भी प्रश्न में। अच्छा, न्यूली तो हो ही जाएगा, न्यू में LY लगा देंगे। और इसका देखना डिस्चार्ज, डिस्चार्ज DISCHARG, चार्ज। और पेशेंट देख लेना, पेटिन्स कर लेना इसको, PATIENTS। तो इस प्रकार से हमने 13 क्वेश्चन आंसर को देख लिए। देन इसके आगे 2-4 क्वेश्चन और बन रहे हैं। क्वेश्चन अपना कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज, एक तो ये हो जाएगा, इसमें एक और ऐड कर लेना सेकंड क्वेश्चन भी, कि पहला प्रश्न क्या था बेटा कि व्हाट इज सैंडबर्ग। सैंडबर्ग कौन है बेटा, कार्ल सैंडबर्ग है ना। और पोएम कौन सी लिखी है इन्होंने बेटा, फॉग नाम की पोएम लिखी है। याद करने का तरीका कि सैंडबर्ग फॉग लगाकर कार में बैठा, ऐसा हम स्टेटमेंट याद करेंगे, अपने आप पोएम और पोएट दोनों ही याद हो जाएगा। हमने लिखा है कि द व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक, एंड सैंडबर्ग जो क्या सोचते हैं, द फॉग इज लाइक, यानी फॉग किसके समान है हमें बताना है। और दूसरा एक और लिखा है कि हाउ डज फॉग कम, इसको हाउ कर लेना, हाउ डज फॉग कम, ये फॉग जो ना वो कैसे आती है। तो देखो वो दिखती कैसी है इसका भी, और वो आती कैसी है इसका भी, दोनों का मैंने एक ही में मिक्स करवा दिया है। ये हो सकता है आपको दो अलग अलग क्वेश्चन पूछ ले, दोनों में कौन सा है, तो आप यही लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसमें एक ही में हो जाएगा। तो कुल मिला के फॉग से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको यही छाप के आ जाना, एग्जाम में खत्म का, ठीक है। हमने लिखा है कि द फॉग इज लाइक केट, इन फॉग जो किसके समान है बेटा, केट के समान है। ये लुक्स लाइक है ना, ये किसके समान दिखती है बेटा, तो ये केट के समान दिखती है। और आगे मूविंग स्लोली एंड साइलेंटली, और वो कैसे आती है ना बेटा, ये लिखा कम कैसे होती है, आती कैसे है, तो हमने लिखा है कि स्लोली और साइलेंटली आने का काम करती है। तो हाउ डज फॉग जो है वो किसके समान दिखती है, हाउ डज फॉग लुक लाइक, तो हमने लिख दिया है कि फॉग इज लाइक अ केट, इन किसके समान बेटा, केट के समान है। और दूसरा कि हाउ डज शी कम या फॉग कम, तो हमने लिखा है इट कम स्लोली एंड साइलेंटली, इनके साथ ही बेटा स्लोली और साइलेंटली आने का काम करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज, यानी कस्टर्ड जो है वो एक नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित जगह के लिए, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों क्राई कर रहा था, चिख रहा था, चिल्ला रहा था इतने समय से। और व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड अ कवर्ड ड्रैगन, और उस ड्रैगन को बेटा कवर्ड ड्रैगन क्यों कहा गया। ये स्टोरी बेटा टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन,
इसमें बेटा बेलिंडा नाम की कैरेक्टर होती है, एक लड़की होती है, उसके बहुत सारे पेट एनिमल्स उसने पाल रखे होते हैं और उनके सबके साथ में बहुत सारी मस्तियां करती है। उन्हीं में एक बेटा ड्रैगन नाम का पेट भी होता है उनके पास। ड्रैगन क्या होता है, ऑब्वियसली तो ड्रैगन बहुत ही खूंखार प्राणी होता है, एनिमल होता है, लेकिन उनके पास जो ड्रैगन था वो क्या था, बहुत ही टिमिड था, डरपोक था, ठीक है। और वो सबके सब एनिमल जो है उसकी क्या करते थे, मजाक उड़ाने का काम करते थे, उसको चिढ़ाने का काम करते थे, तू बहुत ही कायर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से तो ये नहीं होता, तेरे से तो वो नहीं होता है। और सब अपनी अपनी है ना, अपने अपनी सेखी भगाने का काम करते थे। बिलिंडा बोलती थी मैं बहुत खतरनाक हूँ, उनके पास एक डॉग था वो भी बोलता था मैं तो बहुत ही ब्रेव हूँ, है ना। कैट भी थी उनके पास, माउस भी था। तो ये सारी चीजें ना, वो सारे के सारे एनिमल अपने आप को ब्रेव बताने का काम करते थे। अब होता क्या स्टोरी में, एक दिन पिरेट नाम, पिरेट है ना, पिरेट मतलब क्या होता है बेटा, पिरेट मतलब होता है समुद्री डाकू, उसको बोलते हैं पिरेट। तो वो उनके घर पर अटैक करता है और वो जो बालकनी जो उसको काटना, अपना जो अलमारी विंडो जो होता है उसको काटना शुरू कर देता है और घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। सारे के सारे एनिमल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अपना ड्रैगन ही होता है जो डटकर उसका सामना करता है और उसको क्या कर देता है, मार डालता है। वहां से अपना जो ड्रैगन के प्रति उनके मन के अंदर जो फीलिंग थी वो चेंज हो जाती है। उनके दिमाग में जो एक आइडिया सेट हुआ चुका था ना कि भाई अपना ड्रैगन तो बहुत ही कायर है, लेकिन उस दिन के बाद ड्रैगन के बारे में उन सबके थिंकिंग जो चेंज हो जाती है। लेकिन समय के साथ में फिर से वही वैसी थिंकिंग रखना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ड्रैगन से तो कुछ नहीं होगा, उस दिन कर लिया था उसने, बस आगे कुछ नहीं होगा। तो ये वाली स्टोरी, हम स्टोरी के ऊपर ज्यादा ना जाके हम सीधे आंसर पे चलते हैं। प्रश्न वही पूछा है कि वो जो ड्रैगन है, कस्टर्ड ड्रैगन जो है, वो एक सेफ केज के लिए क्यों बोल रहा है बेटा। तो हमने लिखा है कि कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। इन कस्टर्ड जो एक नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता है। बिकॉज क्यों करता है बेटा ऐसा, वो क्यों बोलता है कि हमें एक सुरक्षित पिंजरे की आवश्यकता है। बिकॉज ही अफ्रेड ऑफ थिंग, क्योंकि वो क्या करता है बेटा, चीजों से डरता है, वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। वो किसी बोले तो किसी मैटर में नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि हम सुरक्षित रहे, कोई हमें कुछ ना करे, बेटर है। अगला लिखा अगला लिखा है इसमें कि व्हाट डज द यंग मैन से टू द एंग्री। अच्छा, पॉइंट चेंज हो जाती है बेटा। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में मेरे को यही लग रहा है कि इंपोर्टेंट हो सकता है। अच्छा, एक और प्रश्न अगर आप करना चाहो तो इसमें वो हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, इस पोएम में कौन कौन कैरेक्टर्स बताए गए, तो उस वाले आंसर को करना चाहो तो कर लेना। वो भी सिंपल ही है कि एक तो भाई बिलिंडा है, इसके बाद उनके पेट्स है, डॉग है बेटा एक, जिसको मस्टर्ड कहा गया है, एक केट है ना, इंक और ब्लिंक नाम है उनके। तो उनके नाम और उनके पेट नेम जो है ना, उनके जो पेन नेम है उनको भी हमें कोरिलेट करके एक पेयर बना लेनी है। ये सारी चीजें इसके अंदर कैरेक्टर वाला कभी हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए। इसके बाद आ जाता है बेटा एन ग्रेगरी। एन ग्रेगरी में पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसको मैंने लिख दिया बेटा कि व्हाट डज द यंग मैन से टू एन ग्रेगरी। यानी यंग मैन जो है वो एन ग्रेगरी से क्या बोलता है। एन ग्रेगरी नाम की एक कैरेक्टर होती है इसमें बेटा, और वो चाहती है कि वो क्या है, हमेशा हमेशा के लिए ब्यूटीफुल बनी रहे, उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहे। और चाहती है कि अगर मैं सुंदर दिखूंगी ना तो लोग मेरे से क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे। इस पोएम का यही मेन एसेंस है कि भाई ये एन ग्रेगरी जो है वो क्या चाहती है कि सब लोग इससे अट्रैक्टेड रहे, ठीक है। और ये जो है ना, इसके ऊपर ये यंग मैन उसको एडवाइस देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई बंदा आपके पास आपके अट्रैक्शन से आ रहा है तो वो सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी को देख रहा है, वो कुछ समय के लिए आपके साथ में रहेगा जब तक उसको अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब कोई बंदा आपके इनर ब्यूटी से आता है, यानी आपकी क्वालिटीज, आपके मैनर्स, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपके गुण दुर्गुण, इनको देखकर अगर कोई बंदा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है तो लाइफ टाइम आपसे अट्रैक्टेड रहेगा। ये इस पोएम का मेन एसेंस है। प्रश्न समझ लेना कि व्हाट डज द यंग मैन से टू एन ग्रेगरी। यंग मैन जो है वो एन ग्रेगरी से क्या कहता है। तो हमने लिखा है कि द यंग मैन सेज इन कहता है दैट की मैन, यानी और दूसरे व्यक्ति, ये यंग मैन तो एक हो ही गया, यंग मैन एक बंदा हो गया जो बात कर रहा है, वो खुद बोल रहा है। तो ये यंग मैन बोल रहा है, सेज दैट क्या बोल रहा है कि मैन यानी दूसरे लोग जो है ना, और बाकी सभी लोग जो है वो व्यक्ति जो है वो वुड लव हर आउटर ब्यूटी ओनली फॉर आउटर ब्यूटी, यानी लोग जो है ना उसको सिर्फ उसके आउटर ब्यूटी जो है ना एंड ग्रेगरी, उसी से क्या करते हैं बेटा, लव करते हैं, अट्रैक्शन से ही लव करते हैं। आगे लिखा है दे वुड नेवर लव हर फॉर व्हाट रियली शी। यहां पर बेटा कुछ मिसिंग है, यहां पर आप सी कर लेना, ठीक है, तो सी हो जाएगा, इसे हो जाएगा बेटा। एक बार फिर से इसको देख दे। द यंग मैन सेज दैट, इन यंग मैन कहता है कि द मैन वुड लव हर ओनली फॉर आउटर ब्यूटी। यंग मैन जो है उसको किसको बेटा, एन ग्रेगरी को, हर यानी कौन है बेटा, एन ग्रेगरी को लव करते हैं फॉर उसकी आउटर ब्यूटी के कारण, सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी से यंग मैन उसको लव करते हैं। फिर आगे लिखा है दे वुड नेवर लव हर, यानी वे लोग जो है वो फिर उससे लव नहीं करेंगे फॉर व्हाट शी रियली इज, यानी जो वास्तविकता में जो है उससे वो लव नहीं करते,
उसके सिर्फ आउटर ब्यूटी से वो लव करने का काम करते हैं, उसकी इनर ब्यूटी जो इनकी उसकी क्वालिटी जो उसके मैनर्स जो उसके अंदर जो वर्च्यूज है उनको देखकर कभी भी वो लव नहीं करते, वो सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी को देखकर लव करते हैं। और इसमें एंग्री सजने सवरने के ऊपर ज्यादा फोकस करती है कि भाई डाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये पोएम से रिलेटेड मैंने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 16 क्वेश्चन आंसर आपको फिनिश करवा दिए। लगभग अपना पोएम से रिलेटेड 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले जो भी हैं तो इनमें से आपके बैठ जाएंगे, और मेरे को नहीं लगता है कि कोई और ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। तो आपके लिए इन क्वेश्चन को कर लेना है। मैं स्पेशली उनके लिए करवा रहा हूँ जो वीक हैं, जिनको लगता है कि सर हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, तो आप ये 15-16 क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, इनमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सेकंड बुक के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर समथिंग मान लो आप 15 से भी कम होंगे, हो तो है ना, उसमें तो और बहुत ही कम निकाले मैंने, और उसमें ऑलरेडी है भी इतने क्वेश्चन आंसर जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। तो उन क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे। तो दैट मींस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हमने सारी वीडियोस को देख ली है। हमने ओवरऑल 7वां वीडियो शायद ये मेरा बन रहा है, आप देख लो सीरीज में मैंने डाल रखे होंगे। क्लास 10th टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करके एक प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना रखी है, उसमें सारे के सारे वीडियो आपको लाइन से सीरियल से मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 सारी वीडियो को देखिए, लिखिए भी सही इनको, और लिख के याद कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, लिख के याद करोगे तो आप एग्जाम हॉल में भूलोगे नहीं। अगर बिना लिख के याद करोगे तो आपने जो याद किया है वो सारा का सारा साफ हो जाएगा, एग्जाम में आप कुछ लिख नहीं पाओगे। और क्वेश्चन आंसर में से कम हमें कितने नंबर कवर करने हैं बेटा, 10 नंबर तो हमें कवर करने ही करने हैं, तब जाके हमारा जो पासिंग मार्क्स टारगेट है हमने 35+ सेट किया है ना। मैंने अपना एक प्लानिंग का वीडियो बनाया था ना, कैसे हम पास हो जाए इंग्लिश के अंदर, वो उस वाले प्लानिंग की वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी बेटा। अगर क्वेश्चन पेपर आउट आ जाता है, अगर हमारे आसपास में से अगर कुछ नहीं होता है, या हमने जो किया वो हमारा कुछ गलत हो जाएगा ना, तो बेटा हमारे लिए क्वेश्चन आंसर ही ऐसे हैं जो हमें पासिंग मार्क्स तक ले जाएंगे। हमारा ग्रामर गलत हो जाएगा कभी कहीं से, कभी हमारा अनसीन पैसेज गलत हो जाएगा, कभी एक्सट्रैक्ट गलत हो गया, कभी राइटिंग पोर्शन आउट आ गया, कुछ भी XYZ कंडीशन बनती है, तो उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर ही है जो हमारा वही संकट मोचन बनकर काम आएंगे। तो इनको अच्छे से याद कर लेना बेटा, जरूरी है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर के बल पर ही हम आगे बहुत ही अच्छे नंबर को ला पाएंगे, कवर कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन आंसर के बिना हम अच्छे नंबर कवर नहीं कर पाएंगे। तो होप ये वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, समझा भी होगा, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को भी डील कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्कोर हमें सिक्योर करना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर इंग्लिश बनाना है। ऑल द बेस्ट सभी को।